नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज मैं आपको कूल्हे के दर्द के एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण के बारे में बताने वाला हूँ। इस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी लोगों के लंगड़ाहट भी हो जाती है, कूल्हे में दर्द रहता है और वो अपाहिज हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं चलने फिरने तक के लिए। इस प्रॉब्लम का नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस को अगर हम शब्द को तोड़े तो ए का मतलब होता है एब्सेंस, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई यानी खून का जो सप्लाई होता है, और नेक्रोसिस होता है उस टिश्यूज की डेथ। तो यदि ब्लड सप्लाई खत्म हो जाने की वजह से कुछ लोकलाइज टिश्यूज की डेथ हो जाती है, या वो टिश्यूज या स्किन का एरिया मर जाता है या हड्डी का एरिया मर जाता है, उसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस सबसे कॉमनली हमारी बॉडी के अंदर कूल्हे के जोड़ में होता है, यानी हिप जॉइंट में होता है। अगर आप हिप जॉइंट को देखें तो वो एक बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट होता है। उसमें एक हड्डी होती है जिसमें सॉकेट होता है, जिसे हम एसेटाबुलम बोलते हैं, और एक हमारी थाई की हड्डी होती है फीमर, जिसका जो हेड होता है वो बॉल की तरह जुड़ता है और कूल्हा हमारा 360 डिग्री तक मूव कर सकता है। एक और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो कि कंधे का जोड़ होता है। तो ये वैरायटी ऑफ जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। इसमें फीमर वाला पार्ट यानी थाई बोन का जो हेड होता है यानी जो बॉल होती है, उस एरिया में टिश्यू डेथ हो जाने की वजह से या उस बॉल के गल जाने की वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। ये टिश्यू डेथ इसलिए होती है क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे खत्म हो जाता है, तो हड्डियों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हड्डियां धीरे धीरे गलने लग जाती हैं और वो बॉल धीरे धीरे पूरी की पूरी गल जाती है और पेशेंट आगे बढ़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसमें लंगड़ाहट हो जाती है, अपाहिज हो सकता है पेशेंट। ये पूरा का पूरा होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो अब मैं आपको बताता हूँ एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्यों होता है। तो यदि इसकी कारणों की बात करें तो हम इसको दो मेजर सब हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कारण होता है जो चोट लगने की वजह से या सर्जरी की वजह से हो सकता है। कॉमनली जो चोट लगती है वो फीमर के हेड का फ्रैक्चर अगर हो जाए, या फिर ऊपर की जो हड्डी है एसेटाबुलर एरिया का अगर फ्रैक्चर हो जाए। नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स में काफी कॉमनली देखा गया है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। अगर सर्जरी उस एरिया में हो चुकी है या वहां पे नेलिंग हो चुकी है तो उसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस काफी कॉमनली देखा जाता है। दूसरा कारण जो है वो ज्यादा कॉमन है, दूसरा जो मेजर सबहेड है वो होता है हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, वो होता है हमारे कुछ ड्रग्स लेने की वजह से। उसमें प्रमुख कारण होता है अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक जैसे कि आप देख रहे हैं काफी रैम्पेंट प्रॉब्लम है हमारे देश में, बहुत लोग अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं और काफी सालों से कर रहे हैं। तो अल्कोहल इंटेक होने की वजह से हमारी बॉडी में छोटे छोटे लिपिड्स डिपोजिशंस हो जाते हैं या चर्बी के डिपोजिशन हो जाते हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो खून का सप्लाई उस एरिया में बंद हो जाता है। अगर अल्कोहल इंटेक की बात करें तो यदि आप 400 ml से ऊपर अल्कोहल का इंटेक करें एक हफ्ते में और उसको आप 2-3 साल से ज्यादा लगातार कर रहे हैं तो आप में 5 to 7 टाइम्स ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाने के। तो अल्कोहल इंटेक एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरे कारण की अगर बात करें तो स्मोकिंग, टोबैको का इंटेक किसी भी फॉर्म में, सिगरेट, बीड़ी, पान, जर्दा, खैनी, गुटखा, ये सारे जो टोबैको इंटेक होता है ये बॉडी में लिपिड्स को बढ़ाता है, जिससे हमारे खून का सप्लाई कम हो सकता है और एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। तीसरे कारण की बात करें तो वो है स्टीरॉयड ड्रग का इंटेक। वैसे तो देखिए दोस्तों, स्टीरॉयड ड्रग एक रामबाण इलाज होता है काफी सारी प्रॉब्लम्स में हमारी बॉडी में। अगर हम अस्थमा की बात करें, गठिया बाय की बात करें, या जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा कि स्टीरॉयड एक लाइफ सेविंग ड्रग तक बन गया था, पर बहुत सारे पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स ऐसे ही वो लोग खाते रहते हैं काफी सालों तक, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टीरॉइड्स खाते रहते हैं, या छोटे मोटे दर्द के लिए अगर किसी ग्रामीण या झोला छाप डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो पुड़िया में बंद स्टीरॉइड आपको दे देता है, जिसके खाने की वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस काफी कॉमनली इस देश में देखा जाता है। उसके अलावा डायबिटीज के पेशेंट हुए जिनमें कोलेस्ट्रॉल की वैसे ही प्रॉब्लम है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, उन पेशेंट्स की बात करें, जिनका वजन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, किन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिनोपैथी है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। कैसन डिजीज या डीकम्प्रेशन सिकनेस की वजह से भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। एसएलई एक इंपॉर्टेंट कारण है एवेस्कुलर नेक्रोसिस का। तो ये कारण है जिसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। यदि साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो कूल्हे में दर्द होता है, लंगड़ाहट होती है, उस एरिया में सूजन भी हो सकती है, लालिमा भी हो सकती है, परंतु ज्यादातर पेशेंट में पहला सिम्टम
दर्द ही होता है, उसके बाद लिंपिंग आती है। तो जैसे ही आपको दर्द हो, मतलब अर्ली स्टेज में वेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। पहले और दूसरी स्टेज में इसको रिवर्स तक किया जा सकता है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो एक्सरे और एमआरआई दोनों से डायग्नोसिस होता है। एमआरआई से जल्दी पकड़ में आता है एज कंपेयर टू एक्सरे। एक्सरे लेटर स्टेजेस के लिए ही यूजफुल है। इसके लिए स्टेजिंग का भी इस्तेमाल होता है, जो कि 1 से 4 तक की स्टेजिंग होती है, जिसके बेसिस के ऊपर हम रिड्यूस करते हैं कि किस लेवल पे आपका एवेस्कुलर नेक्रोसिस पहुंच चुका है और अकॉर्डिंगली आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के 90% केसेस को हम नॉन सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ 10% केसेस ऐसे होते हैं जो बेहद एडवांस स्टेज में होते हैं, जिसमें डीकम्प्रेशन सर्जरीज या टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज का हमको यूज लेना पड़ता है। परंतु उस स्टेज तक जाने ही क्यों देना कि आपको अपना कूल्हा बदलवाना पड़े या उसके अंदर डीकम्प्रेशन सर्जरी करानी पड़े। यदि आप अर्ली स्टेज में उसको समझ जाएंगे, अर्ली स्टेज में डॉक्टर को रीच आउट करेंगे और उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, तो बिल्कुल सर्जरी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर होलिस्टिक इलाज होता है, गैर सर्जिकल, जिसके अंदर कुछ दवाइयां होती हैं, जिसमें दर्द कम करने की दवाइयां होती हैं, कुछ वेसोडाइलेटर्स होते हैं यानी खून की नसों को चौड़ा करने वाले कुछ ड्रग्स होते हैं, जिससे इसका यूज किया जा सकता है। उसके साथ साथ ब्लड थिनर्स का यूज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जिससे इस प्रॉब्लम को कंटेन किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइजेस होती है एवेस्कुलर नेक्रोसिस में जो काफी मददगार होती है। हम अगले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ऐसी एक्सरसाइजेस जो एवीएन से आपको हेल्प करेगी। तीसरी चीज होती है न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का एक रोल होता है। हिप अनलोडर ब्रेसेस काफी ज्यादा आजकल मार्केट में पाए जाते हैं, जो कि यूजफुल होते हैं। वो हमारे कूल्हे की हड्डी को अनलोड कर देते हैं, अनवे कर देते हैं, जिससे कूल्हे के ऊपर प्रभाव कम पड़ता है और फिर अपना दवाइयां रोल प्ले करती है, जो कि वापस से हड्डी को रीजनरेट करने में भी हेल्प करती है। डाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है ही। एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना बहुत जरूरी है। यदि आपका वजन ज्यादा है तो वजन को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। यदि केसेस जिद्दी हो तो उसके अंदर कूल्हे के अंदर इंजेक्शंस डाल के भी एवीएन का समाधान पाया जा सकता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस हो या स्टेम सेल प्रोलोथेरेपी, बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट के इंजेक्शंस हो, इन सब का इस्तेमाल करके भी एवीएन को रिवर्स किया जा सकता है। यानी अगर अर्ली स्टेज 1 स्टेज 2 में है तो जो फीमर हेड अपना गल गया है कम रक्त सप्लाई की वजह से, उसको वापस से उगाया जा सकता है, यानी रीजनरेट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। एवीएन के बारे में सबको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।